डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के पोस्टुलेट्स देखेंगे, स्टडी करेंगे। क्या-क्या पोस्टुलेट्स थे गिवन बाय बोहर रिगार्डिंग द हाइड्रोजन एटम। So moving towards first postulate of Bohr model of hydrogen atom. So first postulate क्या कहता है देखो बेटा, every atom consists of a central core which is called nucleus, in which entire positive charge and almost entire mass of the atom are concentrated. A suitable number of electrons revolve around the nucleus in circular orbits. यहां तक तो देखो हमें पता होता है सब कुछ, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होता है, 10th में भी पढ़ा होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो आगे देखो क्या कहता है। अब कहता है जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हुआ है तो इसका मतलब क्या है? अपोजिट चार्जेस होंगे। कौन कौन से हैं वो? बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मैथमेटिकल पार्ट अगर देखें तो भैया वो ये कहता है सीधा सीधा कि एफ सी जो है दैट इज इक्वल टू एफ ई। क्लियर? तो अगर हम देखें एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता होता है दैट इज एम वी स्क्वेयर बाई आर। क्लियर है? और इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा? चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी एंड चार्ज ऑन सेकंड बॉडी। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है दो बॉडीज यहाँ पे। तो न्यूक्लियस पे चार्ज है Z इंटू ई और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। इसी को थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या बन जाता है? एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कांस्टेंट, ठीक है, उसको के लिखते हैं। के इज इक्वल टू सॉरी के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बेसिक रिजल्ट आया फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से। नाउ मूविंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या कहता है देखते हैं। सेकंड पोस्टुलेट देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। और उन ऑर्बिट्स को क्या बोला गया? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है बेटा, ये बेसिकली जो हमने रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन पड़ी थी उसको ओवरकम कर रहा है यहाँ पे बाय कंसीडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, क्लियर? फॉर विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is integral multiple of h upon 2 pi. Thus, angular momentum of orbiting electron is quantized. कहने का मतलब ये है कि भैया हर ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या है? फिक्स है। देखें जरा कैसे है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एंगुलर मोमेंटम बेटा होता है एम वी आर, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो n इंटू h अपॉन 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1,2,3, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आई विल बी गेटिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करूंगा आई विल बी गेटिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑर्बिट। क्लियर? तो इस तरह से हम जो है अलग अलग ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ऑब्टेन कर सकते हैं। So this is the second postulate. Now moving to third postulate. The emission or absorption of energy occurs only when an electron jumps from one of its specified non-radiating orbits to another.
क्या मतलब है? देखो उसने बोला एमिशन और अब्जॉर्प्शन। सीधी सी बात ध्यान देनी है कि भैया जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सीधी सी बात करें अगर हम स्पेक्ट्रम की टर्म्स में बात करें तो, ठीक है? इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है या अपर ऑर्बिट में जाता है तो क्या होगा? एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है? उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम आएगा हमारे पास, दैट इज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिंपल, ठीक है? अब वो कहता है कि अगर मान लें हम E1 जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर स्टेशनरी ऑर्बिट है और E2 जो है दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट। देन अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, मतलब हायर टू लोअर में आएगा, तो एनर्जी तो रिलीज होगी, ठीक है? वो जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो दैट फ्रीक्वेंसी is given by h nu is equal to E2 minus E1। इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्सॉर्ब्ड रेडिएशन भी निकाल सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भैया अब्सॉर्प्शन भी हो सकती है एनर्जी की, ठीक है? तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की उसकी जो है फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम। क्लियर है? या एनर्जी डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। समझ गए? ये चीज ध्यान देनी है बेटा। इस तरह से हम एनर्जी जो अब्सॉर्ब हुई वो भी निकाल सकते हैं या जो एनर्जी रिलीज हुई वो भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। 3 ही पोस्टुलेट हैं बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के। तो आप ध्यान से पढ़ते रहें, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। एमिशन जब जब होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब्जॉर्प्शन जब जब होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब उन पर्टिकुलर लाइट्स को अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है? समझ गए? उनकी वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा तो हमें क्या मिलता है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दैट्स इट विच आई वांटेड टू डिस्कस बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें।